नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा जीके का है। हम जीके से शुरुआत कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन जीके करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कहा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। मतलब राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये जीतने वाले थे आपके यतिन भास्कर तुग्गल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें क्या कहा है कि फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय यानी थर्ड है ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं और मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये हार्ड है, पढ़े नहीं होंगे आपने। तो एक बार इन दोनों को दोबारा रिपीट कर लो वीडियो को पुश करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा है कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। ठीक है ना, जो पारिस्थितिक दबाव है उसकी इकाई हमसे पूछी है कि इकाई क्या है। और पारिस्थितिक दवाई की यदि कुल मिलाकर दबाव यानी दाब की बात कर रहे हैं, घुमा दिया शब्द को, तो दाब की इकाई होती है आपकी बार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें कहा है कि विक्ट्री सिटी किसकी रचना है। ठीक है, विक्ट्री सिटी जो है एक रचना है और ये किसकी है, इसके लेखक कौन है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कहा है कि राष्ट्रीय मृग दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मृग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय मृग दिवस की अगर हम बात करें और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृग दिवस आपका मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। तो चलिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो भैया, ठीक है। चलिए बने रहो बस थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर का टाइम है और ये प्रैक्टिस सेट अब निकल कर तुम्हारा धुआं धुआं हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय स्थान किसका है। मतलब जो कच्चा उत्पाद है ना, उस कच्चे उत्पाद में पहला स्थान चीन का है। अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरा स्थान किसका है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो भैया दूसरे स्थान की यदि हम बात करें तो इसमें आता अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी इसी का नाम सैंडव सभ्यता है। तो इसके जो लोग थे जो पक्की ईंटें बनाते थे, तो पक्की ईंटों को किस पद्धति के द्वारा बनाते थे ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। और यदि हम बात करें तो उस पद्धति का नाम था चिकोटी पद्धति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि मानव वृक्क अश्मरी में क्या पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो जो मानव वृक्क है यानी किडनियां हैं उनकी बात कर रहा है। तो मानव वृक्क की यदि हम बात करें तो इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट यानी कुल मिलाकर के जो पथरी होती है, मनुष्य के पेट में पथरी हो जाती है, वो किस चीज़ की बनी होती है ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, ये देखो अश्मरी शब्दावली का तो खेल ही है। तो जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है निम्नलिखित संतों में से किसे अपने अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। यानी जो संत होते थे उन संतों में से कौन थे जो अनुयायी अनुयायी मतलब उनको मानने वाले विष्णु का अवतार मानते थे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछा है। तो वो थे आपके चैतन्य महाराज। ठीक है, चैतन्य महाराज या चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 में कहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताओ। मतलब नरबलि दी जाती थी, मानव के बलि दी जाती थी, ये एक प्रथा थी भारतीय समाज में। तो इसका विरोध करा था अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो एक जनजाति भारत में ऐसी थी जिसने इनका कड़ा विरोध किया था।
और यदि हम बात करें तो उन लोगों ने आंदोलन भी चलाए थे। तो वो जनजाति कौन सी थी, ये हमसे पूछा है, तो खोड़ जनजाति थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो संवैधानिक उपचार है उनमें से कौन सा उपचार ऐसा है जिसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई, तो उत्प्रेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहा जरा ध्यान दीजिए। इसमें क्या रखा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो संविधान का क्वेश्चन है ये, तो यानी 3 माह तक उसको जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत बात है, लोकसभा में होता है। और बी में कहा धन विधेयक, देखो वही बात जो मैं बता रहा था ना वही आ गई है। धन विधेयक जो है केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। वो इसे पास करे तो ठीक, नहीं पास करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा किसका है, जनता का, और जनता के प्रतिनिधि किसमें बैठे हैं, लोकसभा में, और ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, 14 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आय का असमानताओं को नहीं मापता। ठीक है ना, यानी आय की असमानताओं को कौन नहीं मापता है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, मतलब जो विदेशी व्यापार है उसका जो भुगतान होता है वो किस चीज से संबंधित है, ये हमसे पूछा है। तो भुगतान संतुलन से, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इसमें कहा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, मतलब जो कृषि मूल्य आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, हमसे ये पूछा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट डालो इसे, 1965। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें कह रखा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है भैया, निशान लगा लो इसे। यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, मैं नहीं बता सकता कितनी बार आ गया, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1921 वो वर्ष था जिसे भारतवर्ष के लिए जनसंख्या के रूप में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो माल्थस एक व्यक्ति हुए हैं, इनके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय बताना हमें कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, तो जन्म नियंत्रण, ठीक है ना, यानी जन्म पर नियंत्रण रखो, जनसंख्या कम बढ़ेगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कहा है कि गंगे डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, और ये कहाँ पर है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये भैया आपको सुल्तानगंज में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो सुल्तानगंज जगह है ये भारत के कौन से राज्य में है और कौन से जिले में है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो 20 में पूछा है हमसे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चों को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और क्लास में भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो तीनों महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, इसमें कहा विश्व में सबसे लंबा अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा अंतः स्थलीय जलमार्ग की यदि मैं बात करूं तो वो है आपका महान झीलों में, ठीक है। महान झीलें कहाँ पड़ती हैं, अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती हैं। यानी 5 झीलें हैं जिन्हें महान झीलें कहा जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, इसमें कहा है कि जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, मतलब जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है होन्शु। ऑप्शन नंबर डी। ये चारों जापान के ही द्वीप हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी बहुविवाह, यानी बहुविवाह यानी बहुत सारे विवाह आप कर सकते हो, ठीक है। बहुविवाह व्यवस्था हमें तो एक ही बतेरा पड़ जा भारतीय को है, लेकिन है तो ये भी भारतीय ही, लेकिन ये जनजाति है आचरित करती है, ठीक है। बहुविवाह व्यवस्था की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ये जौनसारी जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है, क्योंकि उत्तराखंड ही कभी उत्तर प्रदेश हुआ करता था, हमारा बच्चा है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, 24 में क्या कहा है, 24 में हमसे कहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित है, मतलब कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है वो किस पर आधारित है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथक्नो, यानी ऑप्शन नंबर बी, इस पर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, इसमें कहा है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख केंद्र है माचिस का, जहाँ पर माचिस बनती है यानी दिया सलाई, वो आपका बरेली है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो थे 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 से, आपका मैथ शुरू हो गया है और मैथ हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले हम अंग्रेजी को देख लें और हिंदी को देख लें, उसके बाद में हम मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दो भैया, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये सेशन आपको। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, यहाँ से हमारा जी के हिंदी का पोर्शन शुरू हो जाता है। जी के तो 25 नंबर का कर लिया, तो 1 से लेकर 25 तक जी के था, 25 से लेकर 50 तक आपका गणित है, उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। अब 51 से लेकर के आपकी हिंदी है। आपको पता है 4 पोर्शन आएंगे, एक तो हिंदी आएगी, एक जीके आएगा, जीके हमने कर लिया है, हिंदी अब हम करेंगे, इसके बाद में इंग्लिश करेंगे और लास्ट में मैथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि हिंदी का है और हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हमसे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो है वर्ण, और वर्ण को ही हम कहते हैं अक्षर, क्योंकि अक्षर से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य और उनसे मिलकर बनती है भाषा। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सबसे सही हो उसका चयन करते हुए बताएं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, यदि हम बात करें तो सोर्स यानी संस्कृत से हुई थी, या हम इसको सोर्स यानी अपभ्रंश भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है कि संस्कृत में हिंदी में संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से सर्वनाम वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम से संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। अर्ध तत्सम, क्योंकि टूटे फूटे कह दिया है ना, अर्ध तत्सम। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, 54 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए उनमें सही विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द का पर्यायवाची। देखो पर्यायवाची की दृष्टि से सही जो हिमांशु दिया है ना, हमसे ये पूछा है कि हिमांशु का पर्यायवाची कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 54 में ये हमसे पूछा गया है। तो 54 का ए यानी निशाचर, निशाचर अर्थात रात में चरने वाला, और वो कौन होता है, चंद्रमा, है ना। चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में हमसे क्या पूछा है कि विपरीत पूछा है। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा कि विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मतलब ये जो अंतर रंग दिया है ना, इस अंतर रंग का हमसे विपरीत पूछा है, यानी विलोम शब्द पूछा है क्वेश्चन नंबर 55 में। और 55 की यदि हम बात करें तो अंतर रंग यानी अंदर का रंग और वही रंग बाहर का रंग, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। मतलब अजन्मा, ये जो अजन्मा है ये अनेकार्थी शब्द है, इसका दूसरा अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे ये पूछा, तो ईश्वर यानी जिसका जन्म ना हुआ हो तो वो ईश्वर ही तो हो जाएगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो 57 में हमसे कहा है
कि निर्वात का समानार्थी है, ये जो निर्वात शब्द दिया है इसका समानार्थी कौन सा शब्द है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 57 में। तो भैया निर्वात का समानार्थी यानी बिना हवा वाला, ठीक है, जो वस्तु बिना हवा के होती है उसको ही हम निर्वात बोल देते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए। 58 में हमसे कहा कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश का एक शब्द है, मतलब वाक्य के लिए एक शब्द हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या, बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए वो क्या हो जाएगा, अनिमेष हो जाएगा। देखो हार्ड वर्ड है, याद करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन को गलत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में क्या कहा है, इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विलोम अर्थ वाला शब्द चुनिए। मतलब ये जो अश्लील दिया है ना, अश्लील, इसका हमसे विलोम पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की यदि हम बात करें तो अश्लील का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सलील। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों कितनी तेजी से करा रहा हूँ मैं, सुपर फास्ट, 15-16 मिनट में 60 क्वेश्चन, यानी कुल मिला करके आप तो बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस दिन तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर है 4 जनवरी और 5 जनवरी को है, मैं 3 जनवरी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और लास्ट में तो ऐसे क्वेश्चन और ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा कि उसमें से रखे हुए, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण आप देख लेना, इसमें भी इसमें से रखे हुए क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप प्रैक्टिस सेट निकालते रहो बस दिल से। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा है, ये कह रखा है इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य बताओ, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें त्रुटि नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ के देखते हैं, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। देखिए शुद्ध गाय का घी मिलता है, इसमें त्रुटि है क्या? हाँ, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा, फिर ये देखो कि उसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। इसमें कहा है 61 में, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताते हैं कि शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा। अरे भाई कितना हल्का क्वेश्चन है, ये भी कोई बताने का था क्या? चलिए आप खुद बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं ना, वो खुद जानते हैं इस बात को कि मैं उनके कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 ये लिख दे करो, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन भी तो लिख दे करो कि क्वेश्चन ये था और उसका उत्तर ये था, तो ये लिख दो ABC, पता नहीं कौन से का कह रहे हो, है ना भाई। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो 62 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध, मतलब अशुद्ध वर्तनी पूछी है, मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो हिंदी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। चोरसाना सही है, अहिल्या सही है, मिष्ठान यही गलत है लिखा हुआ, ट होता ट, ठ की जगह ट होता, मिष्ठान गलत है, मिष्टान होता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का समुच्चय वचन चुनिए, समुचित वचन चुनिए। ठीक है, ये हमसे कह रखा क्या, पानी शब्द का वचन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की यदि हम बात करें तो पानी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। कहाँ दे रखा, हमेशा या सदा, एक ही बात है। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पानी। अब पानी का बहुवचन भी नहीं बना सकते, क्या हो जाएगा पानी का, पानो या पायनो। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य में से कारक का प्रकार बताइए। यानी क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रखा है कि मैंने कृष्ण के लिए कपड़े खरीदे, मैंने कृष्ण के लिए कपड़े खरीदे। तो इसमें आपका के लिए किस कारक है, मतलब संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए, तो आपका यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो 65 में हमसे पूछा आप किस सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। मतलब ये जो आप है ना, आप,
इसके लिए बताना है कि आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 65 में। और यदि हम बात करें आपकी, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। इसमें कहा है दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। मतलब जो बुरे आचरण वाला होता है, बुरे चरित्र वाला होता है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त यानी दुष्चरित शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग संवर्ग में है। मतलब दुष्चरित जो है ये किस लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, यह हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो देखिए ये विशेषण शब्द है। ठीक है, यही तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा कि कैसा वो दुष्चरित है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। इसमें हमसे पूछा है क्रिया चुनिए। मतलब मेरे घर से मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। मेरे घर से मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, तो इसमें क्रिया चुननी है। क्वेश्चन नंबर 67 की यदि हम बात करें तो बनाती है, ठीक है ना, ये क्रिया है। यानी खाना बनाना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। वाक्य में जो काम होता है, जो काम कराया जाता है, किया जाता है, वही तो क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्द में परिवर्तित करने वाला सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें कहा है कि निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो देखिए वर्तमान काल जो है ये है वर्तमान काल में ही तो आता है। बाकी उसने पढ़ा था, ये भूतकाल में हो गया, वह पुस्तक पढ़ेगा। ये आपका भविष्य काल में हो गया, वह खेल रहा था, ये भी आपका भूतकाल का। तो वर्तमान काल पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें कहा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है तो उसे क्या कहते हैं। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 69 की यदि मैं बात करूं 69 की, तो जिसमें भाव को प्रधानता दी जाती है तो वो तो भैया भाववाच्य हो जाएगा, स्पष्ट दे रखा है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में क्या कहा है, इसमें हमसे पूछा है 70 में कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही भेद हो। रानी अत्यंत सुंदर गाती है, ठीक है ना। तो भैया देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, इसमें कह दिया रानी अत्यंत सुंदर गाती है, तो ये देखो क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया क्या हो रही है, गाना, और कैसा गा रही है, अत्यंत सुंदर। तो क्रिया की विशेषता मतलब क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या कहा है, प्रश्न संख्या 71 से 75 तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनिए। देखिए भैया 71 से 75 तक ये गद्यांश पढ़ना, जरा पढ़ो इसे गद्यांश को। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर, देखो अंडरलाइन किया है, ये ध्यान रखना इसका। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है, नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त द्विजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रा काल के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के
पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी इन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल काल के सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, भारत प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्रा करके भारत आया करते थे। भाई देखो, इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है पुस्तकालय के बारे में और भारतीय शिक्षा के बारे में। अब हम गद्यांश हमने पढ़ लिया, अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देंगे। तो पहला क्वेश्चन इस गद्यांश पर आधारित ये है, देखो क्या कहा है इसमें। इसमें कहा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, उचित व्याख्या क्या होगी। ठीक है, तो गद्यांश के रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी। देखो रेखांकित भाग कौन सा था मैं दिखा दूं तुम्हें। ये दिया था रेखांकित भाग, देखो ये वाला रेखांकित भाग, नीचे रेखा खींच रखी है नहीं, ये रेखांकित भाग है और इसकी हमसे व्याख्या पूछ लिया है। और यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया क्या गद्यांश के रेखांकित भाग के अंश की व्याख्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ के देखते हैं जरा, 71 का। यानी पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, भारत प्रभृति सुदूर देशों के झुंड विद्यानुरागी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये भारत के अतीत गौरव का कारण है, यही इसकी व्याख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा है। 72 में हमसे पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए गद्यांश के उचित शीर्षक की हम बात करें तो पुस्तकालय और भारत, क्योंकि पुस्तकालय की बात की गई है और भारत देश की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 73 में कहा है कि साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 की यदि हम बात करें तो पुस्तकालय की बात कर रहा था गद्यांश में, और उसी के आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, तो इसमें कह रखा है कि पुस्तकालय किसका जीता जागता इतिहास है, ये हमसे पूछा है। अच्छा मैंने 75 पढ़ दिया, चलिए पहला 74 करते हैं। नहीं 74 की बात करें, पुस्तकालय में संधि विच्छेद है। तो जो पुस्तकालय है इसका संधि विच्छेद हमसे बताना है। तो पुस्तक का आलय यानी पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक आलय होता है रहने की या रखने की जगह, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो देखिए हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, 75वां क्वेश्चन है, बहुत हल्का है। पुस्तकालय किसका जीता जागता इतिहास है। इसी गद्यांश को पढ़ो, पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हिंदी का क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ये है। आप मुझे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब मैं दूंगा। वीडियो को रिवर्स कर दो, पीछे बैक करो और आप गद्यांश पढ़ो और वहाँ से इसका अर्थ बता दो। चलिए अब हम बात करेंगे अंग्रेजी की। ठीक है, अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन नंबर 76 इस प्रकार है कि he broke out of the prison ड्रेसिंग एज ए वुमेन। यानी प्रिजन है किसके द्वारा, प्रिजन की यदि हम बात करें ड्रेसिंग से पहले बाई ऑप्शन का आपका प्रयोग होगा, बाई यानी किसके द्वारा। ठीक है, अभी मैं हिंदी अर्थ भी बताऊंगा तुम्हें, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहे हैं, ये है। इसमें कहा है कि बी मस्ट एलिमिनेट द राइस एंड पुअर। तो देखिए दा की यदि हम बात करें तो दा जो है आपका या तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा या डेफिनेट आर्टिकल से पहले आएगा। और क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है बिटवीन, ठीक है ना, डिस्पैरिटी बिटवीन, तो इससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलो मैं हिंदी अर्थ भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से
कि भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और आपके भाई बहनों का भी भला हो सके। और आप अगर क्लास को शेयर करोगे तो उनका भला होगा, आपका भला होगा और मेरा भी भला हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई और भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कर भला तो हो भला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रखा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रेडिकेट का मतलब होता है ध्येय, यानी निम्नलिखित वाक्य में विधेय ज्ञात कीजिए। अब कौन सा विधेय, पहला वाक्य पढ़ो। यू सिट डाउन, ठीक है, यानी आप बैठ जाओ। और इसमें यदि हम विधेय की बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो सिट डाउन ये जो है यही आपका विधेयवाचक वाक्य हो जाएगा। यू क्या है, यू तो सब्जेक्ट है। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 79 की, तो इससे पहले क्या रखा है इसमें कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें से हमें सब्जेक्ट ढूंढ करके बताना है। क्या कह रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य में विषय का पता करें। विषय हिंदी में बोल देते हैं और हिंदी में विषय इंग्लिश में बोल देते हैं सब्जेक्ट, और इसको कर्ता भी बोल देते हैं। ए सिक रोम शुड बी वेल अराइड। तो इसमें हमें बताना है सब्जेक्ट, मतलब विषय बताना है, या यूं कह दो कर्ता। तो किस विषय पर बात की गई है, ए सिक रोम शुड बी वेल अराइव्ड, यानी रोगी कक्ष में अच्छी हवा नहीं आती है। अराइव माने होता है हवा आना, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, तो इसमें जो विषय होगा ए सिक रूम हो जाएगा, ठीक है ना। सिक माने कौन होता है, बीमार होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा है, फाइंड आउट टाइप ऑफ नाउन द अंडरलाइन वर्ड, यानी ये जो दिया है अंडरलाइन वर्ड, ठीक है ना, इनोसेंस तो ये किस प्रकार का नाउन है ये हमें बताना है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 80 की यदि हम बात करें तो मुझे उसकी मासूमियत पर विश्वास है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा, तो इसके बारे में बताना है कि ये नाउन का कौन सा प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। अरे मैंने कौन से पे लगा दिया, अबस्टिक नाउन है यार ये तो, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर लग गया, ठीक है, 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें 81 की, तो 81 में कह दिया, क्या कह रखा, रहमान फर्स्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, यानी रहमान रमजान के महीने में, ठीक है। तो हमसे यहाँ भी जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि संज्ञा का प्रकार बताना। तो ये जो रहमान है ना, ये एक व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भैया, ये वाला ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सी वाला नहीं होगा, ये गलत लगा हुआ, ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 का ए है भैया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 में क्या कहा है, 82 में कह रखा हमसे चेंज द वॉइस। एक्टिव पैसिव की बात करें, टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, ठीक है, यानी अगर हम बात करें नौकर से कहो चाय तैयार करें, तो इसकी हमसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है 82 की। और यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें क्या कह रखा है, 83 में कहा है कि इसमें भी हमें वॉइस चेंज करनी है, सी वर्कड टू अर्न हर लिविंग। तो क्वेश्चन नंबर 83 की यदि हम बात करें तो देखिए इसका जो राइट हो जाएगा ये हर लिविंग है, तो इसका बाई हर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा इसका। देखो एक बार वाक्य को सही से पढ़ के और फिर गैस करो कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो इसमें क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की करेक्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर खाली जगह में भर ली जानी है, रिक्त स्थान वाला वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें क्या रखा है, दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द टीचर इज टॉकिंग, यानी यह पैराग्राफ इस बारे में है कि शिक्षक है
यानी शिक्षक है, कैसा बता रखा है शिक्षक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 की यदि मैं बात करूं तो इसमें आएगा विच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। टीचर इज द पैराग्राफ अबाउट विच, यानी टीचर इस पैराग्राफ के बारे में बता रहे हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो 85 में कहा है कि द ज्यूरी हैज गिवन वर्डिक्ट, ठीक है। यानी जो जूरी है, जूरी ने फैसला सुनाया। अब क्या फैसला सुनाया, इस पर हमें चर्चा करनी है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 85 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जूरी है, तो इट्स का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वेडिकेट के साथ, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। इसमें हमसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब, मतलब एडवर्ब कौन सी है, ये हमसे पूछा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। यू कैन ओनली गैस, ठीक है, यू कैन ओनली गैस, आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली। तुम केवल जो है मतलब गैस लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या कहा है, यानी सी सिंग बेल इनफ, तो इसमें भी यही बताना था 87 में। 87 का सी हो जाएगा, यानी कैन। अरे यार ये थोड़ी है 87, ये तो 86 है, ये हो जाए बैल, बैल बैल, ये है बैल, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 और 89 दोनों एक साथ देख लेते हैं भाई। 88 में क्या कह रखा है, 88 में हमसे कहा है कि 88 में कहा है कि सबले सुटेबल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पूछ रहा हमसे क्या है, ठीक है। द प्राइज वाज वॉन वाई ए हिंदू, यानी जो पुरस्कार है एक हिंदू ने जीता। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो 88 का जो हो जाएगा ये आ जाएगा फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग हुआ ना दा का, तो दा फर्स्ट से पहले दा का प्रयोग होता है, ये सही है। द फर्स्ट प्राइज यानी पहला पुरस्कार हिंदू ने जीता। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की। सडनली थ्री रोज ए स्टॉर्म, कहने का मतलब ये अचानक एक तूफान आया। सडनली अचानक, दे एरोस आया, स्टॉर्म माने तूफान। तो इसमें यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की 89 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वोइलेंट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव पूछ जाए ना हमसे तो यही यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है ना। सडनली देयर अरोज ए वायलेंट स्टॉर्म, यानी अचानक से मतलब हिंसक तूफान आया, ठीक है, हिंसक यानी खतरनाक, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। इसमें क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब यानी क्रिया के सही रूप से रिक्त स्थान भरो। ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है जरा देख लो। क्या रखा है, यानी मे योर हैंड, यानी मी योर हैंड, ठीक है। तो मी योर हैंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हर जगह दिखाओ, यानी मुझे अपना हाथ दिखाओ, ठीक है ना, मुझे अपने हाथ दिखाओ। तो दिखाने क्या होगी, सो, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 में क्या रखा है, यू योर शर्ट डर्टी। अब यदि हम बात करें तो यू हैव मेड, यानी तुम्हारे पास एक गंदी शर्ट है, यानी आप अपनी शर्ट गंदी कर रहे हैं या करें, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। इसमें क्या रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, मतलब कौन से आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग किया जाना है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 92 में। तो देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ, देखिए फॉन्ड ऑफ शौकीन होता है और क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहे हैं मुझे शास्त्रीय संगीत का शौक है। अब यदि हम बात करें क्लासिकल, तो क्लासिकल से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, तो भैया यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ, यानी शौकीन किसका, क्लासिकल म्यूजिक का। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 और 94 दोनों एक साथ ले लेते हैं। चलिए 93 में कह रखा कि आई मीट बॉय इन द स्टोर, ठीक है।
यानी मैं दुकान में लड़के से मिला। अब मैं दुकान में लड़के से मिला तो बॉय से पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, तो ए का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बॉय जो है कॉन्सोनेंट है, वी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, और वोवेल्स के साथ हम जो भी यूज करते हैं वो एन का करते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 94 की बात करूँ तो वी यूज सिंगुलर वर्ब फ्रॉम द गेम, चूज द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर रूल। मतलब 94 में कह रखा कि हम खेलों के साथ एक वचन क्रिया का उपयोग करते हैं, उनके नियम के अनुसार सही वाक्य कौन सा है वो चुनो। क्वेश्चन नंबर 94 की यदि हम बात करें तो पहला वाला आर माई फेवरेट, देखिए यहाँ तो आर दे दिया, ये गलत है, एक वचन और इसमें दिया एक वचन, यानी डार्ट्स इज एन इंजॉयबल गेम, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 की यदि हम बात करें तो। भाई हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में क्या कहा है, 95 में क्या रखा, चूज द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, यानी कहने का मतलब ये है कि गलत उत्तर चुने, मतलब कौन सा गलत उत्तर है ये हमें चुनना है, ये कौन सा मेल नहीं खाता। देखिए सोच सोच यानी जूते जूते, पुलिस पुलिस यानी पुलिस पुलिस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पर्सन और प्यूपिल, यानी व्यक्ति और लोग। देखो यही गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि पुलिस का बहुवचन बनता ही नहीं है, तो यही गलत दे दिया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की यदि हम बात करें तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ये गलत है। देखो पर्सन, प्यूपिल, चाइल्ड, चिल्ड्रन सही है, पुलिस का बहुवचन बनता ही नहीं है, पुलिस एक वचन है, चाहे 50 पुलिस वाले आ जाए तब भी यूँ ही कहेंगे पुलिस आ गई, और एक पुलिस वाला आगा तब भी यूँ ही कहेंगे पुलिस आ गई, तो पुलिस का बहुवचन बनेगा ही नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, इसमें क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाउन इज कंपोज्ड ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित में से संज्ञाओं का कौन सा युग्म पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, यानी मेल माने पुरुष और फीमेल माने स्त्री, यानी पहला मेल हो और दूसरा फीमेल हो। तो देखिए बुल, बुल माने बैल और काऊ माने गाय, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, तो इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स कंप्लीट द एनालॉगी। ठीक है, और यानी कॉक इज टू हैन एज वार इज टू, यानी क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करें तो कौन सी संज्ञा मुर्गा मुर्गी के समान है, जैसा सुअर किसके समान है। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी ये कॉक माने मुर्गा, हैन माने मुर्गी, एज वार टू, यानी ये आपका सुअर होता है ना, तो सुअर, यानी अगर हम बात करें तो दृश्य को पूरा करते हैं, इसे कौन सा पूरा करेंगे, 97 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बोना, 100 हो जाएगा, 100 माने बोना, 97 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो 98 और 99 और लो जी 100 भी ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए 98 में क्या रखा है कि फाइंड आउट द करेक्ट फ्रॉम टेंस, यानी टेंस को करेक्ट करना है, और इसमें कौन सा स्थान आएगा रिक्त वो हमें पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 98 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है कि पैसेंजर्स टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी पैसेंजर माने यात्री होता है, यात्रियों को रेलगाड़ी में धूम्रपान करने की मनाही होती है। ठीक है ना, तो अब मनाही के सेंस में यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी आर नॉट अलाउड, यानी पैसेंजर यात्रियों को धूम्रपान करना ट्रेन में या रेलगाड़ी में अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, इसमें क्या रखा, सम पीपल से दैट इट इज बेटर टू फॉर टुडे, यानी कुछ लोग कहते हैं कि आज के लिए बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की यदि हम बात करें तो लिविंग यानी जीने के लिए, लिव आपका लाइव या लिव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 99 का। भाई हम बात करें 100 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कहा है कि फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है यानी वाक्य का प्रकार बताना हमें, यानी फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य किस प्रकार का, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 100 में। तो देखिए इसमें क्या रखा, स्टॉप
रुको, टेक योर हैंड्स ऑफ मी, रुको, अपने हाथ मुझसे हटाओ, ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन नंबर हम बात करें इसकी, तो ये देखिए अब इसमें बोधक चिन्ह भी लग रहा है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लग रहा, और एक्सक्लेमेटरी ये भी दे रखा, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों 45 मिनट में 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिनिश किए हैं, 25 जीके के, 25 हिंदी के और 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन रह गए मैथ के, जो हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। आप हमें कहाँ से देख और सुन रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भैया साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और वीडियो का लिंक आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, मुझे ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, और आपका प्यार मुझे मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही आपका प्यार है। बाकी आप कोई किसी विषय में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, मैं आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पर आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ कि आपको कोई तैयारी करने में दिक्कत आ रही है किस प्रकार की, तो उसका भी हल मैं आपको बता दूंगा कि तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, ठीक है। और कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम अंतिम दिनों में अब जो है परीक्षा का समय नज़दीक आ गया, हम 7-8 दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। और आगे जूनियर असिस्टेंट क्या जो भी है हर भर्ती प्रक्रिया का प्रैक्टिस सेट हम बनाएंगे और डालेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।